अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिशमीर और आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। पाकिस्तान अपनी उसूली मौक़िफ़ की जंग बांग्लादेश के लिए लड़ रहा था, जिसको इस वक्त पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की उसूल की जंग में कामयाबी करार दे रहा है। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस अंदाज से अपने मौक़िफ़ को लड़ता हुआ और बांग्लादेश को इस उसूली जंग में उसका हक दिलाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा था, इसे वो यू टर्न करार दे रहा है। एक जानिब आईसीसी की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और इसके बाद आईसीसी के सरबरा जो डिप्टी चेयरमैन थे वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से उन्होंने मुलाकात की, जहां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबरा भी मौजूद थे और फिर ये यकीन दहानी कराई गई कि बांग्लादेश पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। उसे बैन होने का जो मामला थे वो भी रफा दफा किए गए, जबकि दूसरी जानिब इस मामले की संजीदगी को समझते हुए पाकिस्तान ने आईसीसी और श्रीलंकन गवर्नमेंट की हिदायत के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हिदायत पर 15 तारीख को होने वाले अहम मैच में खेलने का फैसला किया। यह मामला कितना संजीदा है और इसकी संजीदगी को किस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा और कानूनी माहिरों ने मिलकर हल किया है, इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। बहुत ख़ास मेहमान हैं आज के हमारे प्रोग्राम में। जनाब सीनियर कानूनदान भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आप मुंसलिक रहे और कायम मकाम चेयरमैन के तौर पर आपने हाल ही में ही मामलात को बहुत अच्छे अंदाज से डील किया, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही इस वक्त के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी कर रहे हैं। तो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं शाह खावर साहब। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। आप क्या समझते हैं जिस तरीके से इस मामले को डील किया गया, मोहसिन नकवी साहब ने, दीगर बोर्ड जो हैं वो किसी और बोर्ड के मामले को संजीदा लेते नहीं हैं, हमने एक एसोसिएट बोर्ड को डील किया और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी अहमियत को इस वक्त सामने रखा, आप समझते हैं बड़ा बेहतर ऑप्शंस थे हमारे पास और सही तरीके से हमने डील किया? जी बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि ये जो सिचुएशन एक क्रिएट की गई थी और वो भी अनफॉर्चुनेटली जो आईसीसी के सरबराह है जो कि इंडिया के एक बहुत हार्ड कोर पॉलिटिशियन के साहबजादे हैं और उनकी जो जो फैसले हैं या उनके जो इक़दाम हैं वो उससे जो है ना वो सियासत की जो बू है वो बिल्कुल उसमें आ रही है। और उन्होंने जो सिचुएशन क्रिएट की थी, मैं समझता हूँ कि उसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, उनके चेयरमैन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया और उसमें उन्होंने साबका चेयरमैन जो थे उनको भी ऑन बोर्ड दिया। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके जो पैटर्न है वो बाई वर्च्यू ऑफ ऑफिस जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हैं। तो मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी बतौर पैटर्न और चेयरमैन पीसीबी ने भी बड़ी अच्छी हिकमत अमली का मुजाहरा किया, बांग्लादेश क्रिकेट काउंसिल को भी ऑन बोर्ड लिया और एक हिकमत अमली करके, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो क्रिकेट में जो एक गैर जो है वो एक गैर पसंदीदा चीज़ें जो सामने आने वाली थी, उन्होंने अपने इस फैसले से जो है मैं समझता हूँ कि उस साजिश को नाकाम बनाया है जो कि हमारे खिलाफ जो है वो की जा रही थी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी काइंडली बताइएगा सर, इस वक्त क्योंकि बाहैसियत कानूनी माहिर भी आप चीज़ों को बड़े अच्छे अंदाज से समझते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो आइन है उसकी भी आपको बड़ी मालूमात हासिल है, आईसीसी के आइन के मामलात भी आपने बड़े बेहतर अंदाज से देखे भी हैं जब आप कायम मकाम चेयरमैन थे। तो ये भारतीय जो मीडिया है वो मुसलसल ये दावा कर रहा है या फिर ये पिक्चर जो है पेश करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेलता तो फिर काफ़ी कानूनी पेचीदगियां का सामना करना पड़ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो आप समझते कोई ऐसे मामला थे जिस तरीके से हवा को जो है तब्दील करने की कोशिश की जा रही है या फिर बात को किसी और पैराए में जो है तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ अफवाहों के हद तक ही मबनी है, आप समझते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आईसीसी का जो भी अपना आइन है या उनका जो मंशूर है उसमें भी मिसकंडक्ट जो है वो बोर्ड्स के खिलाफ है या खिलाड़ियों के खिलाफ भी कुछ चीजें हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो भारतीय मीडिया जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे कर रहा है या प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो उन्होंने अपने खिलाफ उन एक्शन से बचने के लिए ये फैसला किया है, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई सदाकत या कोई उसमें कोई लॉजिक मौजूद है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि वो
जो एक चीज होने जा रही थी कि वो पाकिस्तान बिल्कुल इससे बाहर हो जाता सही। 2020 वर्ल्ड कप से, तो वो उसको ज्यादा नेगेटिवली लेते और उसको ज्यादा पुरस्कार करते। लेकिन मैं अभी समझता हूँ कि अभी उनके पास और कोई वजह है नहीं है कि जो जिस हिकमत अमली से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और उनके चेयरमैन ने और सेक्रेटरी ने जो जिस तरीके से हिकमत अमली बनाई, उन्होंने उनके अजाइम को जो है मैं समझता हूँ फासला में बनाया। और जो आईसीसी है उसमें भी एक बड़ी एक आपको पता है कि उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ये है कि जितने क्रिकेट बोर्ड हैं ममालिक के, वो सियासत से जो है या हुकूमती जो मुदाखलत है उससे बाहर होंगे। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है उसके पैटर्न वज़ीर आज़म होते हैं, लेकिन वो सियासत से बाला होकर और हुकूमती इन्फ्लुएंस से बाला होकर काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भारतीय मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो सिवाय अपनी खिदमत को दूर करने के अलावा मेरा ख्याल और कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने भारतीय जो ब्लैकमेलिंग है उसका हमेशा से सामना किया है। जब से वो अपने टेन्योर में आए उनको कभी रेस्ट ऑफ जॉब मिली नहीं है कि मतलब बड़े सुकून के साथ वो अपना काम कर सके। लेकिन आप समझते हैं इस वक्त उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ बांग्लादेश का ही मौक़िफ़ जो है वो लड़ा है, उनके लिए लड़ रहे थे ये उसूली जंग। क्या हमारे पास इतनी गिरफ्त थी कि हम पाकिस्तान से मुतालिक जो शराइत थे वो भी आईसीसी को मनवा लेते, बीसीसीआई को वो कायल करवा लेता? इतनी डेप्थ थी हमारे इस फैसले में? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल इसमें डेप्थ थी और ये बड़ी अच्छी हिकमत अमली का नतीजा है। एक चीज आप कभी भी ज़हन में जो है वो आप रखें, उसको आप खारिज नहीं कर सकते एक इम्कान को। वो ये है कि वो क्या वर्ल्ड कप होगा, चाहे वो T20 हो या कोई और हो, जिसमें पाकिस्तान जो है उस जैसा मुल्क उसमें अगर न खेल रहा हो तो वो पूरा मैच या पूरा सीरीज या पूरा टूर्नामेंट जो है उसमें वो जो है वो इफेक्टिव नहीं रहती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो है वो उसमें इस प्रोसेस में शामिल रहना और बतौर टीम उसमें पार्टिसिपेट करना जो है, ये न सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बल्कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और पूरे ओवरऑल एक जो क्रिकेट के व्यूअर्स हैं जो शौकीन हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सिस्टम में मौजूदगी, स्पोर्ट्स में मौजूदगी जो है क्रिकेट में वो बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, ये जो फैसला किया आपने इसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें थी जब वो सामने आ रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया तो इस स्टेप के बाद जो बिग थ्री की इन्फ्लुएंस थी उसको भी हमने बड़ा हार्म किया, उसको नुकसान पहुंचाया है। तो आप समझते हैं जितने भी एसोसिएट बोर्ड जो उनके साथ मिलकर हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कायम करनी चाहिए या फिर ऐसी लॉबिंग करनी चाहिए कि बीसीसीआई और दीगर जो बिग थ्री का मामला है उसको मुकम्मल ख़त्म किया जाए? देखिए ये बात है कि देखिए भारत का जो ये बीसीसीआई है, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, उनका एक जो है वो एक दूसरे जो रुकन हैं उसके और ये एसोसिएट मेंबर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। इसकी वजह ये है कि आपने देखा होगा कि अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है मिस्टर जय शाह, वो पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी जो है वो प्रेसिडेंट रहे हैं, 2 नहीं बल्कि 4 साल रहे हैं। और उन्होंने अपनी इनकम्बेंसी में जो है वो अपने एसोसिएट मेंबर्स को ऑब्लाइज भी करते थे, उनको बहुत सारे फायदे भी पहुंचाते थे, इसलिए उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी चूंकि एक हमारे पास खुशकिस्मती ये है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसकी सरबराही भी हमारे पास है, वो भी मौसम नसीब है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो एक इन्फ्लुएंस अपना एसोसिएट मेंबर्स में पहले इंडियंस में भारतीय कंट्रोल क्रिकेट कंट्रोल में जो उससे जमाया हुआ था, तो हमारे पास एक अच्छी हिकमत अमली है कि हम उनके असर में से एसोसिएट मेंबर्स को निकाल सकते हैं और उनको अपनी राय में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। लेकिन जाते जाते मैं आपसे बड़ा एक अहम सवाल जानना चाहूँगा इस वक्त शाह कावर साहब, अगर आप सरबराह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होते, ये डिसीजन आपने लिया होता, आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे, ऐसी क्या चीज़ थी जो आप समझते इस वक्त नकवी साहब ने मिस कर ली? हम इस वक्त आईसीसी को कायल करके मना लेते, बीसीसीआई से वो करवा लेते। इस वक्त फैंस कह रहे हैं बायलैटरल सीरीज़ दोनों मालिक के दरमियान हो रही नहीं है, वो हो जाती। आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप जो है वो होती है, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ज़माने से जो है टेस्ट मैचेस हो रहे नहीं हैं, वो हम कुछ हासिल कर लेते। आप नहीं समझते कोई ऐसी चीज़ थी शायद हम हासिल कर सकते थे? मेरा ख्याल है कि मौजूदा जो सूरत हाल थी और इस वक्त जो एक इजारादारी क्रिकेट की जो प्रैक्टिकली तो इंडिया की है कि उनके जो अपने सेक्रेटरी थे वो इस वक्त चेयरमैन है
जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से। तो मैं समझता हूँ कि इन पूरे हालात में और माहौल में ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और उनके चेयरमैन ने, इवन हमारे सेक्टर में भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में जो अच्छी हिकमत अमली इसमें बेस्ट हो सकती थी वो उन्होंने अडॉप्ट की है। और मैं समझता हूँ कि ये हम बड़ी अच्छी पोजीशन में रहे हैं पूरी सूरत। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कायम मकाम साबिक चेयरमैन शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। उनका यही कहना था कि इन हालात में यही फ़ैसला करना बहुत मुनासिब था। वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहें स्पोर्ट्स 21। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और हम आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के एक स्टाइलिश बैटर जनाब नासिर जमशेद के हवाले से, जिनका कैरियर बड़ा शानदार था। और पाकिस्तान जब आखिरी मरतबा हिंदुस्तान में मौजूद थी और एक बायलैटरल सीरीज़ खेल रही थी, तो वहाँ शानदार अंदाज से अपनी बैटिंग की झलक जिस बैट्समैन ने दिखाई थी वो नाम था नासिर जमशेद का। लेकिन वक्त के साथ साथ नासिर जमशेद कहाँ गायब हो गई, ये एक बुनियादी सवाल बन गया। और फिर जिन लोगों ने नासिर जमशेद के ख़िलाफ़ जो साजिश की, ये एक बुनियादी सवाल है कि उन खिलाड़ियों को तो बड़ा कम जो है सज़ा हुई, लेकिन नासिर जमशेद जिन्हें अमली तौर पर मालूम ही नहीं था कौन शख्स उनसे कहाँ कैसे मिला, वो नासिर जमशेद के कैरियर को 10 साल का बैन लग गया। लेकिन ये बैन अब इख्तिताम होने के करीब आ चुका है। 2027 में नासिर जमशेद इन एक्शन हो सकते हैं और नासिर जमशेद जो है वो अपने क्रिकेट कैरियर में वापस नज़र आ सकते हैं। जी हाँ, ये बुनियादी सवाल हम नासिर जमशेद से ही जान लेते हैं। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं यूके से वीडियो लिंक के ज़रिए पाकिस्तान के साबिक स्टाइलिश बैट्समैन, और साबिक कहना भी मुनासिब नहीं होगा क्योंकि अब से कुछ टाइम के बाद जो है नासिर जमशेद इन एक्शन वापस से होंगे। तो नासिर जमशेद मेरे साथ मौजूद हैं और पीसीबी से वाबस्ता रहे, बहुत शानदार अंदाज से अपनी क्रिकेट करियर का आगाज़ किया, जूनियर सिलेक्शन कमेटी का भी पार्ट रहे और क्रिकेट को बड़ी करीब से जानते हो। उस एरा में क्रिकेट खेली जिस एरा में शायद क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल थी। महमूद हामिद साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल प्लेयर महमूद हामिद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर जमशेद साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आपका रुख करूँगा, क्या समझ रहे हैं, आपके फैंस मुंतज़िर हैं, आपको देखना चाहते हैं, फिर कब जलवागर होने वाले आप? नहीं, इंशाल्लाह ताला बस अपनी फ़िटनेस पे काम कर रहे हैं और जैसे इंशाल्लाह जैसे ही बैन फिनिश होता है और पीसीबी जी इजाज़त देता है तो इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे और कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत जो क्रिकेट है वो खेलें जहाँ पे भी, और पीसीबी की भी हेल्प करेंगे, जहाँ पे भी मौका मिलेगा तो खेलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ना सिर्फ आपको मैं देख रहा हूँ, आपकी कुछ ट्विटर पे मैंने वीडियोस देखी, आप अपनी डॉटर के साथ मौजूद थे। जिस तरह से आप लेफ़्ट आर्म बैटर हैं, वो उन्हें ही मैंने देखा, वो भी लेफ़्ट आर्म बैटर के तौर पर जो है दिखाई दे रही हैं। बड़ा अच्छा लगा जो जेस्टर था एक फादर का एक डॉटर के साथ, उसके हवाले से क्या कहेंगे? वो भी आपको देख के ग्रूम हो रही हैं? बिल्कुल, यहाँ पे यही है कि क्योंकि आपको पता है स्टडीज़ वगैरह भी बच्चे करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में भी आपको पता है कि उनको इन्वॉल्व करना पड़ता है और ऑब्वियसली क्रिकेट हमारा पैशन रहा है और हमें क्रिकेट ही आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको भी सिखाऊँ। और वो बैटिंग भी लेफ्ट हैंड करती है मेरी तरह। जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको देखा बैट पकड़ते हुए तो वो लेफ्ट ही थी, तो भाई मैंने कहा चले इसको भी ट्राई करवाते हैं। और वो यहाँ पे जो काउंटी लेवल अंडर 11 है वहाँ पे भी सिलेक्ट हुई है और अच्छा खेल रही है। और अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है क्रिकेट में तो मैं उसके अंदर मुंतकिल करूँ और उसको सिखाऊँ और उसको एक मुकाम पे लेके जाऊँ। आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपके करियर का आगाज़ रहा, हिंदुस्तान की सरजमीन थी, आपकी सेंचुरीज़ थी, आपने बड़े कम अरसे में बहुत सारे फैंस बना लिए थे, आप क्रिकेट की लिमलाइट में बहुत फ़ौरन सामने आए। जिस तरीके से आपका अंडर 15 का करियर रहा, अंडर 19 एंड देन पाकिस्तान टीम, आपने सबको हैरान कर दिया था अपनी बैटिंग से। तो क्या समझते हैं इस वक्त कंपटीशन सख्त नहीं है? जहाँ PSL है वहाँ दीगर खिलाड़ियों को पिक एंड चूज़ नहीं किया जा रहा है। अगले साल जो है साल 2025 में आप इन एक्शन होंगे, तो फिर आप इन तमाम जो कॉम्पिटिटिव्स हैं इनके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे? देखिए उस वक्त की बात और होगी कि देखते हैं कि कहाँ पे खेलते हैं, लेकिन इस वक्त ये है कि टीम में माशाल्लाह काफ़ी अच्छे यंगस्टर्स प्लेयर आए हैं और चलते हैं। मैं कहता हूँ कि जितना हमारा बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा। और इस वक्त हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और माशाल्लाह जिस तरह से अभी PSL में और 2 टीमें एंटर हुई हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है कि हमारी जो पाकिस्तान सुपर लीग है वो एक और बड़ा ग्लोबल नाम बनता जा रहा है। तो उससे ये है कि हमारा और टैलेंट सामने आएगा और पाकिस्तान टीम को और ज़्यादा प्लेयर मिलेंगे। स्पेशली यंगस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा चांसेस और मौका है उनके लिए।
बिल्कुल तवक्कुफ़ कीजिएगा नासिर जमशेद मेरे साथ, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जूनियर सिलेक्शन कमेटी हो, सीनियर सिलेक्शन कमेटी हो, क्रिकेट के जो अहम मामला है उसको बड़े अच्छे अंदाज से डील करने वाले महमूद हामिद साहब, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर मेरे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा उनसे भी थोड़ा मौक़िफ़ जान लूँ। महमूद हामिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, नासिर जमशेद का जो केस था वो केस खबरों की जीनत बना, लेकिन बहुत लेट बना। जो असल में कल्प्रिट्स थे उनको तो बहुत कम सज़ा हुई, बहुत महदूद सज़ा हुई। नासिर जमशेद जिन्हें कुछ इल्म ही नहीं था, उन्हें जिस तरीके से ड्रैग किया गया केस में, ऐसा लगा कि नासिर जमशेद को बली का बकरा बनाया गया। जी महमूद हामिद साहब। मैं इस बारे में क्योंकि इतना इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है कि नासिर जमशेद इसमें क्या थे क्या नहीं थे। लेकिन जाहिर सी बात है, जब किसी पे बैन लगता है या कुछ होता है तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है। तो अब ये देखना है कि ठीक है, आपकी गलतियों से आगे सीखे, और अगर आप पे बैन हटता है तो आए, आप दोबारा कंपटीशन में आए और अपनी क्रिकेट को देखें। तो मतलब पाकिस्तान में तो यही हुआ है कि जो भी इस तरह गया और उसके बाद आया है, बैन हटा, उसके बाद बहुत सी जगहों पे लोग काम कर रहे हैं, खेल भी रहे। तो नासिर जमशेद के लिए भी इसी तरह दरवाजे खुले जब बैन हट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा महमूद हामिद साहब, आप क्योंकि पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी का भी पार्ट रहे हैं, मामलात को बड़े अच्छे तरीके से आप देखते भी हैं। महमूद हामिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, नासिर की जो क्लास थी वो हमने देखी, वो उस वक्त के भवेश्वर कुमार हों, दीगर बॉलर्स हों, उनको जिस तरीके से नासिर ने स्मैश किया वो हम सब ने देखा। आप क्या समझते हैं आज के इस मॉडर्न एरा में नासिर को किधर रेट करते हैं महमूद हामिद साहब? ठीक है, एज ए क्रिकेटर मैं देखूं तो नासिर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, और जिस तरह उन्होंने अपना कैरियर का आगाज किया था परफॉर्मेंस की बेस के, वो भी पाकिस्तान टीम में सेटल थे और इंडिया के टूर पे जो बैक टू बैक सेंचुरी स्कोर की, इतना आसान नहीं होता, प्रेशर गेम, टफ गेम होता है। तो मेंटली बहुत टफ है नासिर जमशेद, वेरी गुड बैट्समैन। बस जो भी गलती हुई है, जो भी हुआ है, उसके बाद अगर मैं समझता हूँ कि अगर ठीक है, अगर आप अपनी चीजों से निकल जाते हैं, देन आए और दोबारा अपनी क्रिकेट एज ए क्रिकेटर जो है वो मैं उसको हाईली रेट करता हूँ। डेफिनेटली उसने परफॉर्मेंस की, डोमेस्टिक में बड़ी परफॉर्मेंस थी जब भी पाकिस्तान टीम में आए, स्टाइलिश लेफ्ट हैंड बैट्समैन। और मैं वही कहूँगा कि अब इन फ्यूचर जैसे उनसे बैन हटता है, अपनी फिटनेस और को देखें। फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिटनेस है, आप आए कॉम्पीट करें, इंशाल्लाह ताला फिर जो भी होगा जो है आपको चांस जरूर मिलेगा। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें आप, आपके फ्रेंचाइजीज हैं बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको दे सकती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, फ्रेंचाइजीज हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत अच्छी होती जा रही है, बड़ी तरक्की कर रही है, पीएसएल का सीज़न 11 आ चुका है। लेकिन मुझे काइंडली महमूद हामिद साहब ये बताइएगा, इस वक्त मैं देख रहा हूँ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं नासिर जमशेद की, यकीनी तौर पर हर किसी की ख्वाहिश होती है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना। वापस से नासिर जमशेद की भी निगाहें हैं, वो अपनी फ़िटनेस पर बड़े पैमाने पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त ना सिर्फ नासिर जमशेद, मैं दीगर खिलाड़ियों की बात करूँ, शाहनवाज दानी, जाहिद महमूद, मुश्ताक कलोड़ो, आपको इल्म होगा उन्हें पीएसएल में पिक नहीं किया गया, साजिद है उन्हें पिक नहीं किया गया, मूसा खान बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, उन्हें डोमेस्टिक के इतने अच्छे परफॉर्मर, उन्हें पिक नहीं किया गया, अली उस्मान सेकंड वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर, उन्हें पिक नहीं किया गया। फिर मैं बात करूँगा खुरम मंजूर की, एहसान अली महमूद की, फिर उमर अकमल हो गए, अहमद शहजाद हो गए, वो रो पड़े लाइव प्रोग्राम में। आप समझते हैं इतनी सारी टीमों के बाद भी अगर हमारे सीनियर खिलाड़ियों को कुछ नहीं ऑक्शन में तो लाया जाए, फिर आप पिक करें या ना करें वो आपका अपना डिसीजन है? देखिए बात यह है कि जब आप वही लोग दोबारा फ्रेंचाइज जिसके अंदर आ जाएं जिनके फेलियर्स ही फेलियर्स हों, तो फिर आप यही तवक्को रखिए ना आप उनसे कि वो वही काम करेंगे जो पाकिस्तान टीम के अंदर वो करते रहे। हाँ ठीक है, किसी पे कुछ इल्जाम लगे हैं और जिसकी वजह से उनको साइड लाइन किया गया था, और वो मैं देख रहा था कि फ्रेंचाइजीज के डेस्कों पे बैठे हुए हैं और वो कि नॉन क्रिकेटर्स हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा फ्रेंचाइजीज के अंदर है जिन्होंने बल्ला बॉल को कभी हाथ भी नहीं लगाया होगा। ठीक है, वो उनकी फ्रेंचाइजीज के अंदर इतनी से है कि वो जिसको चाहते हैं अंदर डलवाते हैं, जिसको चाहते हैं बाहर करवा देते हैं। आप उनके साथ एक अच्छी गठजोड़ करें, आप उनके साथ बात करें तो आप डेफिनेटली आ जाएं। जैसे अगर अहमद
और उमर अकमल, अगर मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे हैं हर फ्रेंचाइजीज के अंदर, जिनको कुछ लोग तो ऐसे थे कि भाई जो कि दूसरे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम कर रहे थे, आज वो क्रिकेट को देख रहे हैं। तो मतलब हमने इतना कर दिया है कि यू शो मी द फेस, आई टेल यू द रूल्स। वो अलग गेम है जिसके पीछे लोगों के हाथ हैं, रेफरेंसेस हैं, वो लोग आपके लगते हैं और वही लोग टीमें सेलेक्ट करते हैं। तो वो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे? वो भाई यही लोग सिलेक्ट करेंगे, वो अच्छे लोग नहीं सिलेक्ट कर सकते। अगर आप सारे कॉम्बिनेशन उठा के देखें, अगर जो नई 2 टीमें आई हैं उसमें कौन लोग बैठे हुए थे, किन लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया, कितने वेटरन्स प्लेयरों को सिलेक्ट किया, कितने यंगस्टर को सिलेक्ट किया, अगर आप पूरी पूरी उनके कॉम्बिनेशन निकालें तो ये सारी चीजें ये सारी बड़ी बुनियादी बातें हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम अजहर महमूद को भी देख रहे हैं। अजहर हैं। महमूद इस वक्त असिस्टेंट कोच बन के पेशावर जलमी के बहुत वही ऐसे सवाल प्लेयर उठ रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, तवक्कुफ कीजिएगा। नासिर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त बहुत सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप अपने वक्त के बड़े फाइनेस्ट जो है ओपनर बैटर थे। इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम आप देख रहे हैं, आप एज आ ओपनर बैटर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, आप समझते हैं बाबर आजम की T20 में जहाँ जगह बनाई गई है ये बेहतर है, या फिर उन्हें T20 में एज आ ओपनर ही बैटिंग करनी चाहिए थी? देखें, एज ए प्रोफेशनल इस वक्त वैसे पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जहाँ तक बाबर आजम की बात है, माशाल्लाह पिछले यानी कि काफ़ी उर्से से एक बड़ा अच्छा बैट्समैन फाइंड आउट किया है पाकिस्तान ने, जिसने बड़ी उसकी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं। और एज ए प्रोफेशनल आपको जो टीम में एक रोल दिया जाता है तो ओबियसली आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको लेकर चलते हैं। तो पहले ओबियसली वो एज ए ओपनर खेल रहा था, उसने वहाँ भी परफॉर्म किया, अभी एज ए नंबर 4 बैटिंग कर रहा है, तो यहाँ पे भी उसने मैचेस में परफॉर्म कर रहा है। और मैं कहता हूँ कि उसकी इनिंग एक बहुत एंकर इनिंग होती है मैच में, क्योंकि वो अपने साथ बाकी खिलाड़ियों को, क्योंकि जब एक सीनियर बैटर अंदर होता है तो वो ऑब्वियसली जो यंगस्टर हैं उसके साथ आके खेलते हैं और अपनी इनिंग्स को ग्रूम करते हैं, और सीनियर ऑब्वियसली उनको खिलाता है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा रोल है उसके लिए, और इस तरह उसको पूरे जब भी उसकी बारी है उसको एंड तक जाना चाहिए और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए उसको टीम के लिए, क्योंकि जब भी वो रन करता है और टीम का टोटल भी अच्छा होता है और टीम मैच भी जीतती है। मॉडर्न डेज के हिसाब से वो T20 में फिट हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं? हाँ, देखें बिल्कुल मॉडर्न डेज में है, लेकिन आप देखें कि आपकी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप सारे के सारे एक जैसे बैट्समैन तो नहीं रख सकते ना, तो ओबियसली आपको एक वैसा बैटर तो चाहिए कि जो आपको आके आपकी टीम को संभाले और एक एंकर इनिंग खेले। तो उसमें उसका काफ़ी अच्छा एक अहम रोल होता है और वो उस रोल को अच्छा लेके चल रहे हैं। इस नंबर पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो फ़खर जमान है वो बड़े टाइम तक सर्व कर रहे थे। आपने फ़खर जमान को बाहर कर दिया 7वें नंबर पर खिलाकर, आपने उसके साथ इंसाफ किया? देखिए, उस वक्त ये तो टीम मैनेजमेंट पे ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो किसको किस रोल के ऊपर लेके चल रहे हैं। तो इस वक्त जो टीम में जिस नंबर पे सेट हो रहा है, वो एज ए ओपनर अगर देखा जाए तो साइम अयूब और शाहजादा फरहान भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और सलमान अली अगर ने जो भी नंबर 3 पे आके एक डिफरेंट बैटिंग स्टार्ट की है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो टीम के लिए बेहतर होती हैं, और इनको इस तरह के प्लान के साथ चलना चाहिए और काफ़ी बेहतरी होगी टीम के लिए। अच्छा, मुझे ये भी आप बताइए कि इस वक्त साइम अयूब और साहिबजादा फरहान एज आ ओपनर बैटर आपसे मैं जानना चाहूँगा। बात कहना चाहूँगी। जी जी, मैं तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ सर आपकी तरफ। मुझे ये बताइए कि इस वक्त आप समझते हैं नासिर, ये 2 जो हमारे ओपनर बैटर्स हैं ये फिट हैं टीम के लिए जिस तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये अच्छा स्टार्ट देते हैं ऊपर से। शाहजादा फरहान अच्छी फॉर्म में है। बिल्कुल, साइम अयूब भी जब देखें कि पूरा इम्पैक्ट डालता है आके ऊपर से, अपनी शॉट्स खेलता है। और साइम अयूब का जो एडवांटेज है ऑब्वियसली वो साथ बॉलिंग करता है, और इस वक्त ऑलराउंडर कंसीडर किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मूव है पाकिस्तान के लिए। बहुत अच्छा मूव है पाकिस्तान के लिए। महमूद आमिर साहब, आप इस वक्त समझते हैं जो काम इस वक्त मैनेजमेंट साइम से ले रही है वो बेहतर काम है, वो डिलीवर कर रहे हैं उसको? लेकिन डिलीवर तो कर रहे हैं, लेकिन इन एंड ऑफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जब बड़ा मैच हो या बड़ी टीम के खिलाफ, वहाँ पर परफॉर्मेंस एज ए बैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, परफॉर्म करना। क्योंकि आप ऊपर नंबरों पर बैटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपकी एक अच्छा आप स्टार्ट दे दें टीम को, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि इतना ट्रस्ट मतलब मिडिल ऑर्डर आपका तो बना ही नहीं है ना। अगर आप T20 के अंदर देखें तो आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो आपने बनाया ही नहीं, ठीक है। अब जब एक प्लेयर आपका 4 नंबर पे खेल रहा है, तो वहां से आपने घुमा फिरा के फिर बाबर को आप 4 नंबर पे लेकर आ गए, जो है आगा सलमान नंबर 3 पे चले गए। तो मतलब सोच जो है वो मेरी समझ में नहीं आ रही। फखर के साथ आपने क्या किया? फखर अगर ऊपर खेलते थे, वहां पर परफॉर्म नहीं करे, आप उनको बाहर कर दें। लेकिन आप किसी को सेटल करने के लिए
जो है वो नंबर चेंज कर रहे हैं, किसी प्लेयर को नीचे लेकर आ रहे हैं, किसी को आप ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो इस तरह टीमें नहीं बनती भाई। और आधा तीतर आधा बटेर से भी टीमें नहीं बनती। आप जब तक मेरिट के ऊपर टीमें सेलेक्ट नहीं करेंगे तो भाई आप अच्छी टीमों के खिलाफ कहीं ना कहीं आपको मुसीबत जरूर आएगी। इस दफा एसोसिएट के खिलाफ आप 2 मैच जीत चुके हैं, आप हॉलैंड के खिलाफ भी मैच जीत चुके हैं, वो भी आपने किस तरह जीता वो भी आपको पता है। और उसके बाद आप यूएसए से मैच जीत चुके हैं, आपका इंडिया से मैच है, बिल्कुल आप टॉप 8 के अंदर तो आप चले जाएंगे डेफिनेटली। वहां पर डेफिनेटली आपको अपनी प्लानिंग देखनी पड़ेगी कि आपको किस तरह प्लेयर्स को लेकर चलना है, कौन से कॉम्बिनेशन के साथ आपने जाना है। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि हमारे में इतने गर्ज नहीं है कि हम शाहीन को ड्रॉप कर सकें उसकी बैट परफॉर्मेंस के ऊपर, या हम बाबर को ड्रॉप कर सकें। हम दोनों को खिलाते हैं। हमने सलमान को, जिसने नेदरलैंड के खिलाफ 3 आउट किए, बहुत अच्छी बॉलिंग की, हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया। हम वहां पर यूएसए के खिलाफ उसको रेस्ट करा देते, शाहीन को उसको खिलाते, उसका और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इनहेंस होता, लेकिन हमने वहां पर वो भी नहीं किया। ठीक है ना? तो सर वही सवाल हो जाएगा ना, जब आप एम्पायर को सिलेक्शन कमेटी का रुकन बनाएंगे तो फिर इसी तरह की गलतियां होती रहेंगी। अब ये देखें, ये तो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें तो बहुत से ऐसे सिलेक्टर हैं जो क्रिकेट भी नहीं खेले, वो सिलेक्शन कमेटी में आ गए। या फिर हमारे साबिक, या फिर जो हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं वो इतने समझदार हैं, होशियार हैं कि वो गलती करते भी हैं तो फिर उनके पास दूसरा जुमला मौजूद होता है कि अपनी गलती पर सफाई देने का। देखें, यहाँ पर जीत जाएंगे तो आप सब एक दूसरे, आप क्रेडिट जब हार जाते तो लेना चाहिए क्रेडिट। अगर मैंने टीम बनाई ना तो मुझे अब उसका लेना है। अच्छा, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं नासिर जमशेद। मैं आपसे जानना चाहूँगा नासिर, आप क्योंकि यूके में मौजूद हैं, यूके में पाकिस्तान की क्रिकेट को भी बड़ा देखा जाता है, हमारे खिलाड़ी वहाँ काउंटी भी खेलने आते हैं। एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, आप समझते हैं इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान की T20I के अंदर कप्तानी सलमान अली आगा कर रहे हैं, एक बेहतर फैसला था मैनेजमेंट का सलमान को कप्तान बनाना, और दूसरा रिजवान को आपने टीम से बाहर किया, उस्मान की क्या जगह बनती है या फिर आपको वर्ल्ड कप में आगे ख्वाजा नाफे को चांस देना चाहिए? देखिए, इस वक्त वही चीज़ है ना कि मैनेजमेंट वही डिसाइड कर रही है जो उनको वहाँ की कंडीशंस के मुताबिक सूट लग रहा है। तो ओबियसली उस्मान को वो कहते हैं कि एज ए स्पिनर्स को काफ़ी अच्छा खेलता है उस्मान, तो इसलिए वो टीम में, और वहाँ पे स्पिन कंडीशंस हैं तो इसलिए उन्होंने उस्मान को टीम में रखा हुआ है। और जहाँ तक सलमान की कैप्टनसी है, आप देखेंगे जिस पास में जो उसकी परफॉर्मेंसेज रही हैं एज ए कैप्टन बड़ी अच्छी रही हैं। ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया इन्होंने, और एशिया कप में भी इनकी परफॉर्मेंसेज ठीक रही हैं। तो ये अच्छा एक डिसीजन है, और जिस तरह टीम परफॉर्म कर रही है, आई थिंक सुपर 8 में इंशाल्लाह ये अच्छा परफॉर्म करेंगी। और अभी जो 15 को मैच आ रहा है तो मेरी बड़ी होप है कि ये ऐसी टीम है कि क्योंकि प्रेशर वाला गेम होगा तो ये मैच काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा और पाकिस्तान उसमें अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा, आप बड़े ज़बरदस्त ओपनर बैटर थे, मैंने आपको T20I के अंदर देखा जब इमरान नज़ीर भी टीम का पार्ट थे। आपने ओपनिंग से 1 डाउन और 2nd डाउन पर आपको भी हमने बैटिंग करते हुए देखा। एक वर्ल्ड कप ऐसा था जिसमें आप जो है 1 डाउन और 2nd डाउन भी बैटिंग कर रहे थे। इस वक्त मैं अगर पाकिस्तान टीम की फॉर्मेशन पर बात करूं, साहिबजादा फरहान और सायन ने तो अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन जहां इस वक्त उस्मान बैटिंग कर रहे हैं, आप समझते हैं उन पर कोई दबाव है? क्योंकि वो एज एन ओपनर खेल रहे थे अपनी फ्रेंचाइज के लिए, हर जगह एज एन ओपनर देखते थे, जिस नंबर पर अभी उनको रोल दिया गया वहाँ वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, वही बात है ना कि T20 में आपको जिस नंबर, स्पेशली उस्मान को जो रोल दिया गया वो क्योंकि लो ऑर्डर बैटर है, एज ए विकेट कीपर बैटर खेल रहा है, तो जाहिर बात है वहाँ पे आप एक तो जब आपसे थोड़ा परफॉर्म ना हो आप थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ जाते हैं। लेकिन वही है कि आपको प्लेयर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करके ऐसे टाइम पे अच्छा परफॉर्म करते थे जब टीम को ज़रूरत होती है। तो आई होप कि वो जो बड़े मैचेस हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करके टीम को मैच भी जितवाएंगे। और ऑब्वियसली जो उसको एज ए प्रोफेशनल जब आपको कोई रोल दिया जाता है तो इंसान पूरी कोशिश करता है कि उसको पूरी तरह निभाए और पूरी तरह ट्राई करे। तो उनका भी वही होगा, इस वक्त एम होगा कि मुझे जो मेरा रोल मिला टीम के अंदर मैं उसके मुताबिक खेलूँ और टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करूँ। बिल्कुल। महमूद आमिर साहब, ये तो बर्डन नहीं है इस वक्त उस्मान पर कि ख्वाजा नाफे भी टीम में है, उसने पिछले मैचेस में परफॉर्म किया है, इस वजह से उस्मान क्लिक नहीं कर पा रहे हैं? क्या ये दबाव भी है उन पर? जी महमूद आमिर साहब, उस्मान के ऊपर ये दबाव होगा और होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से कि ऐसा दबाव कि भाई प्रोफेशनल क्रिकेट है, आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर रखें, जो रिक्वायरमेंट आपसे है, जो रिक्वायर्ड है टीम को, आप वो करके दें। अब कोच कहते हैं कि ये स्पिनर्स का बहुत अच्छा प्लेयर है, भाई पिछले मैच में आपने इतना नीचे नंबर पे उसको कर दिया,
आप उससे पहले नवाज को भेज देते हैं, आप उससे पहले शादाब को भेज देते हैं, स्पिनर जब लगे हुए थे। अगर वो स्पिनर का इतना अच्छा प्लेयर है तो उसको क्यों नहीं भेजा गया? तो इससे प्लेयर जो है वो खराब ही होता है कि मैच पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। तो आपको जो नंबर है आप उसको खिलाए ना, ताकि वो परफॉर्म करे, आगे के लिए आपके लिए तैयार हो वो। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें अपने बस पे चल रही हैं जो कि हमें उसका जवाब सही से नहीं मिल पा रहा। अगर आपने एक फास्ट बॉलर से अगर उससे गए थे आप शाहीन से, तो यार एज ए ऑलराउंडर फहीम अशरफ क्या कर रहा है? एज ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ क्या कर रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल वजह फरमाया। मुझे नासिर ये काइंडली बताइएगा, नासिर इस वक्त मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मुझे ये जो सिनेरियो इस वक्त सारा बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है, आप पाकिस्तान के लिए खेले, हिंदुस्तान के खिलाफ खेले, हिंदुस्तान में खेले, पाकिस्तान टीम 15 तारीख को हिंदुस्तान के खिलाफ कोलंबो में खेलने जा रही है, क्या मशवरा देंगे हमारे जो की बैटर्स हैं, कप्तान हैं, टीम है, उसको क्या मशवरा देंगे? हिंदुस्तान के खिलाफ खेलने में बड़ा प्रेशर भी नज़र आ रहा होता है। एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, क्या उन्हें कहेंगे? एज ए मैं बस यही बात कहूँगा कि ऑन द डे जब आप एज ए बैटर बैटिंग करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है डे इज माई डे, तो आप उसको बस क्लिक करें। और मैं कहूँगा कि अगर कोई जैसे स्पेशली टॉप ऑर्डर बैटर हैं, जैसे वो सेट हो जाते हैं तो वो पूरा खेलें, पूरा फिनिश करें, क्योंकि जब आपके टॉप ऑर्डर में से कोई मैच कोई 50 या 60 या 70-80 रन करेंगे टॉप ऑर्डर, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा टोटल सेट कर सकते हैं। और इसी तरह चेज में भी है, जब अगर आप चेज करने जाते हैं एज ए बैटर तो आप वो रन रेट के रिक्वायर्ड के मुताबिक आप खेलें और अच्छा परफॉर्म करें। बिल्कुल प्रेशर गेम है, उस प्रेशर को जो हैंडल ऑन द टाइम हैंडल करेगा तो वही अच्छा प्लेयर है। तो होपफुली इंशाल्लाह माय बेस्ट विशेस हैं टीम के साथ, तो ये अच्छा परफॉर्म करेंगे संडे को। उस्मान तारिक और इब्रार को टीम के साथ होना चाहिए। हमें जो 15 तारीख को मैच खेलना है उसमें हम पेस बैटरी के साथ जाएं या फिर स्पिनर्स के साथ जाएं? आई थिंक स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए और स्पेशली उस्मान तारिक को तो टीम में होना चाहिए, बिकॉज इब्रार को भी उस्मान तारिक का तो काफ़ी इफेक्टिव होगा, क्योंकि उनके पास उन्होंने कभी इसको खेला नहीं है पहले, और उनके पास 5 to 6 लेफ्ट हैंडर बैटर हैं जो कि उस्मान के लिए काफ़ी मतलब है इम्पैक्ट डाल सकते हैं उन बैटर्स के ऊपर। तो आई होप कि उस्मान टीम का हिस्सा होगा और अच्छा परफॉर्म भी करेगा। और जिस तरह शादाब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आई होप कि उसका भी दिन अच्छा हो। और जिस तरह पाकिस्तान में काफ़ी ऑलराउंडर्स हैं, तो होपफुली यही कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे उस दिन और इस मैच को जीते। बिल्कुल, आप भी मुतफिक हैं इस बात से महमूद आमिर साहब कि उस्मान को टीम में लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आप बड़े करीब रहे उसके, सिंध प्रीमियर लीग हुई, दीगर लीग्स हुई, आप बड़े उसको करीब से देखते हैं। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त? आप सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होते हैं, मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, तो उस्मान को कैरी करते हैं टीम के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ? डेफिनेटली जिस तरह की बॉलिंग वो कर रहा है, पिछला मैच भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है उसने, फॉर्म लगी हुई है उसकी। तो हमारी देखिए जो हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है वो इस पे स्पिनर्स ही हैं इस वक्त। तो हम मैक्सिमम जो है वो स्पिनर्स के ऊपर ही डिपेंड करेंगे और मेरे ख्याल से ये सेम टीम के साथ ही जाएंगे जो कि आखिरी मैच खेली भी है। लेकिन अब ये देखना होगा कि समटाइम होता है कि आपके पास इतने चॉइसेस बन जाते हैं कि जिसे कहना चाहिए कैप्टन भी पजल हो जाता है कि मैं किससे कराऊं, क्योंकि आपके पास देखें आप साइंस से भी बॉल करवाते हैं, आप नवाज है, फिर शादाब है, फिर उस्मान तारिक है, फिर अबरार है, 5 तो आपके पास ये स्पिनर्स हो गए, ठीक है ना। फिर आपके पास फिर शाहीन भी है, ठीक है, फिर फहीम अशरफ भी है, तो और फिर अभी तो आगा खुद भी बॉल नहीं कर रहे, तो आपके पास चॉइसेस जो है वो बहुत ज्यादा हैं। तो समटाइम्स कैप्टन को मुश्किल आ जाती है कि नया बॉल किससे कराऊं, स्पिनर से जाऊं या मैं कभी आप देखें साइंस से जाते हैं, कभी अबरार से चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक जो है इनको एक बैठना पड़ेगा और खासकर इंडिया के मैचेस कि इनको किस तरह हर प्लेयर को वॉच करना पड़ेगा कि हर प्लेयर का कहां पर जो है वो स्ट्रॉन्ग जोन है और कहां पर वो वीकर लिंक है। हर प्लेयर का जरूर वीकर लिंक होता है, तो वहां पर जो है अपने बॉलर्स को उस तरह मेरे ख्याल से कप्तान को यूज करना चाहिए। तो क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त बॉलिंग बहुत स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है और आई होप कि इस दफा पाकिस्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म करे और इंडिया से मैच जीते। बिल्कुल, आई होप कि ये मैच जीते। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। महमूद आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और नासिर जमशेद साहब पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन और ओपनर बैटर जो है हमारे साथ मौजूद थे यूके से। आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की और उनका ये कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान जो है उससे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं
और क्योंकि प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जहां हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है और वो भी ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है अपने आगाज़ के 2 मैचेस जीता है और जो सिनेरियो बन रहा है वो ये कि अगर 15 तारीख को होने वाले मैच में बारिश हो जाती है तो फिर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा और फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अगर पाकिस्तान को अल्लाह ना करे शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो फिर पाकिस्तान मुंतज़र रहेगा हिंदुस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान जो मैच है, जहाँ नीदरलैंड को हिंदुस्तान के हाथों अगर शिकस्त हुई तो बासानी पाकिस्तान जो है क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 8 के लिए। ये कंडीशन इस वक्त के लिए कायम की गई है। लेकिन शायकीन क्रिकेट उस वक्त क्या कह रहे हैं, ये एक बुनियादी सवाल है जिससे मुतालिक इस वक्त हमारी नुमाइंदा हैं सुमन मिर्ज़ा, वो मौजूद हैं अहलियान कराची के दरमियान और उनसे जानेंगी कि आया वो क्या जो है बता रही हैं हमें। जी बिल्कुल सुमन, मुझे बताइएगा, आपके साथ उनके फैंस मौजूद हैं, आप इस हवाले से बात भी कर रही हैं, तो अहलियान कराची और शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है इस पर? 15 फरवरी को पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। जैसे जैसे मुकाबले का दिन करीब आ रहा है, कराची के शहरियों का जोश देखने से ताल्लुक़ रखता है। कराची के शहरियों को अपनी कौमी टीम से क्या तवक्कुआत हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से। भाई मैं तो ये जानता हूँ कि पाकिस्तान को भारत से हर कीमत पे जीतना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ही है जो भारत को हरा सकता है, बाकी सब बेकार। हमें तो बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान के संग भारत का मुकाबला लाजमी हो, जो कि पाकिस्तान उसको हराए और इंशाअल्लाह ताला हराएगा। एक्सपेक्टेशंस हैं वो पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, तो हो सकता है कि क्योंकि अब हमारी टीम में ज़्यादातर ऑलराउंडर हैं, तो और सेकेंडली ये कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि उस्मान खान की जगह जो रिप्लेस किया जाए उसको ख्वाजा नाफे को, क्योंकि उस्मान खान को आप कंटिन्यूसली बहुत चांसेस दे चुके हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत अगर चेंजेस कर दी जाएँ तो हमारी टीम इंडिया को हरा सकती है। सबसे पहले पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में जाना, नीदरलैंड को हारते हारते बचे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक एक आने वाला था कि हारे नीदरलैंड जैसी टीम से। उसके बाद फिर USA को जिस तरीके से हराया बहुत अच्छा लगा। बाबर आजम फॉर्म में वापस आए, एक एंकर इनिंग्स उनको जिस तरीके से कहा गया था कि कमबैक नहीं हो पाएगा, उन्होंने कमबैक करा। उस्मान खान ने भले एक 50 मारी लेकिन वो टेक्निक लेस 50 थी जिससे, और हमने जब ख्वाजा नाफी को मौका दिया तो वो फेयरलेस बैटिंग करते, जो कि इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ी जीतने की हमारी टेक्निक हो सकती है। कराची के शहरियों को शाहीनों से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं और एक ज़बरदस्त मुकाबले का इंतज़ार है। इनका कहना है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर बगैर किसी दबाव के खेलें तो भारत के खिलाफ जीत को यकीनी बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, तफसीलात से आगाह कर रही थी सुमन मिर्ज़ा और आपने उनकी तफसीलात जानी। शायकीन क्रिकेट बड़े बेताब हैं, मुंतज़िर हैं कि पाकिस्तान 15 फरवरी को कोलंबो में खेले जाने वाले मैच में भारत को शिकस्त दे और जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है उसमें मज़ीद जो है मुस्कुराहट बढ़ जाए। ये जो शायकीन क्रिकेट है उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है। बहुत शुक्रिया सुमन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।